आज हम अपना 4 सितंबर का जो है न्यूज़पेपर देख लेते हैं। टू रेट जीएसटी टू किक इन फ्रॉम ऑन सितंबर 22nd। तो जीएसटी 2.0 बेसिकली आया है 2.0। और ये नया स्ट्रक्चर 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद आया है। मेनली इसमें दो रेट्स बनाए जाएंगे, 5% और 18%। और एक 40% का स्पेशल रेट रहेगा जो कि सिर्फ सिन गुड्स पे लगाया जाएगा, जैसे कि टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया। और सुपर लग्जरी गुड्स पे भी लगाया जाएगा, जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गया, प्राइवेट जेट्स हो गए, बिग कार्स हो गई, इन पर लगेगा। और कॉमन मैन के लिए रिलीफ क्या है कि पहले जो 12% और जो 18% में आइटम्स थे, वो सारे 5% आइटम में शिफ्ट हो गए हैं। तो रोज़ का सामान जैसे कि ऑयल हो गया, सोप, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, किचनवेयर, ये सारे इसमें आ गए। नमकीन, सॉस 5% वाले में। और सीमेंट जो है, सीमेंट के ऊपर कितना लग रहा है, 28% जो था वो 18% हो गया जीएसटी अब। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अब सिर्फ 5% का जीएसटी लगेगा। और 0% वाले आइटम्स कौन कौन से हैं, जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, मिल्क, पनीर, इंडियन ब्रेड, रोटी, चपाती, पराठा, ये सब। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी 0% में आ गई हैं। और कुछ इंडस्ट्री के लिए क्या है, टेक्सटाइल सेक्टर में, ये जो टेक्सटाइल में मैन मेड फाइबर है, उस पे 5% लगेगा, पहले 18% था। और मैन मेड यार्न पे जो है वो भी 5% लगेगा, पहले 12% लगता था। और फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और जो अमोनिया है, उस पे भी, इन सब पे भी 5% टैरिफ लगेगा। तो गवर्नमेंट का बोलना है इस सबसे टोटल जो अगर देखा जाए तो फिजिकल इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट को होगा वो लगभग 48,000 करोड़ का होगा। और लेकिन कंप्लायंस इम्प्रूव होने और डिमांड बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस जो है वो नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिडिल क्लास, फार्मर, हेल्थ सेक्टर और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को होगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, गवर्नर्स मस्ट एक्ट फोर्थविथ ऑन बिल्स स्टेट आर्ग्यू इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है कि जो गवर्नर्स के पास जो स्टेट बिल्स आते हैं गवर्नर के पास, और फिर गवर्नर को असेंट देना होता है उन बिल्स पे ताकि वो एक्ट बन सके। तो गवर्नर्स कई बार जो है स्टेट के बिल्स को इनडेफिनेटली डिले करते हैं। तो इस मैटर पे जो है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि गवर्नर्स अगर 3 मंथ से ज़्यादा का डिले करते हैं तो 3 मंथ बाद जो है इस बिल को डीम्ड एसेंट माना जाएगा कि वो डीम्ड एसेंट की वो पास हो गया है। तो इस चीज़ को लेके जो है अभी कुछ स्टेट्स जो है बोल रहे हैं, या कुछ सेंटर और कुछ स्टेट्स बोल रहे हैं कि क्या ये जो 3 मंथ की डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट की है, क्या ये उसके पावर के अंडर आती है, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो इसी को लेके डिबेट चल रही है, रोज़ ही कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। जो जो फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा तब हम इसको देखेंगे इसमें क्या अपडेट हुआ है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, फॉरेन फर्म्स हॉल्टेड इंडियन प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹2 लाख करोड़। तो 2 लाख बोलते हैं, 2 लाख करोड़ जो है रुपए का फॉरेन इन्वेस्टमेंट Q1 जो 2025 से 26 का है, उसमें कंपनियों ने, फॉरेन कंपनीज ने कैंसिल किए हैं इंडिया में प्रोजेक्ट्स। और इसका रीज़न बताते हैं कि बेसिकली टैरिफ अनसर्टेनिटी है। और इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जो टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है। और इंडिया यूएस के बीच जो मिनी ट्रेड डील का अनाउंसमेंट डिले हो गया, जिससे रेसिप्रोकल टैरिफ का इशू सॉल्व होना था। और यूएस की तरफ से भी प्रेशर है कि जो है अपनी कंपनीज को वापस वो बुला के यूएस में इन्वेस्ट करने को बोल रहा है। इस वजह से ज़्यादातर जो यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में कैंसिल हुए हैं। जो न्यू प्रोजेक्ट रेशियो है वो भी ड्रॉप हो गया है। मतलब इन्वेस्टर्स का मूड जो है अभी भी पेसिमिस्टिक दिख रहा है इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, असम के इनिशिएटिव के बारे में है कि इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ है। वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल कहाँ पे, असम का इनिशिएटिव है। और असम बेस्ड जो वी फाउंडेशन है, वी फाउंडेशन इंडिया, इन इसने जो है डेवलप किया है ये यूनिक पोर्टल। और कोलैबोरेशन है बेसिकली गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जूलॉजी डिपार्टमेंट के साथ। और ये पहला इंडिया का पोर्टल है जो वल्चर्स के कंजर्वेशन के लिए नेटवर्क बनाएगा। और ये पोर्टल बेसिकली इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन करेगा, इंफॉर्मेशन फैलाएगा लोकल लैंग्वेजेस में, शुरुआती असामीज़ लैंग्वेज में होगी, कि ग्रास रूट लेवल लोगों को जो है समझ सकें कि वल्चर्स की सर्वाइवल, उनकी लाइफ और इकोनॉमी लोकल इकोनॉमी से कैसे लिंक्ड है। तो पोर्टल के थ्रू अवेयरनेस प्लस नॉलेज शेयरिंग होगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, जयशंकर मीट्स जर्मन फॉरेन
मिनिस्टर पुशेस फॉर यूरोपियन यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और जर्मनी ने बेसिकली डिसाइड किया है कि ट्रेड को जो है वो डबल करेंगे, और इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको फास्ट ट्रैक करेंगे। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है 2025 के एंड तक जो है कंक्लूड करने का टारगेट रखा गया है। चैलेंजेस डिस्कस किए गए कि जो है इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी प्लस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये दोनों ही बेसिकली इसे ट्विन चैलेंजेस कहा। और मेजर कंसर्न बताया जो यूएस का 50% टैरिफ और सैंक्शंस हैं, और रशिया से ऑयल खरीदने पर सेकेंडरी सैंक्शंस इंडिया पे लगाए गए, और उस पे भी बातचीत हुई। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एग्रीकल्चर और जो डेयरी मार्केट है उसके एक्सेस पर इंडिया का जो है मार्केट, एग्रीकल्चर प्लस डेयरी मार्केट, उसका एक्सेस यूरोपियन यूनियन के लिए उस पर भी बात हुई। और जर्मनी का पोजीशन क्या है, बेसिकली जर्मनी का पोजीशन ये है कि रशिया और चाइना को वो बिगेस्ट ग्लोबल चैलेंज मान रहा है। और रशिया पर सैंक्शंस का मतलब लगाने का मतलब है कि बेसिकली वॉर फंडिंग को रोकना। और तो उन्होंने बोला बेसिकली कंट्रीज शुड गेट ऑयल दे नीड, लेकिन रशिया को सैंक्शंस बाईपास करके बेचने नहीं देना चाहिए। और एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी का क्या बोलना था कि जो बेसिकली इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, वर्ल्ड में बिलीव करता है जिसमें स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हो और कंट्रीज के बीच इंटेंसिव कंसल्टेशन और कोऑपरेशन ही सॉल्यूशन है। और जयशंकर ने बेसिकली रशिया और यूक्रेन पर डायरेक्ट सैंक्शंस पर कमेंट करने का अवॉइड किया। और चाइना का जो इंडो पैसिफिक में एग्रेसिव बिहेवियर है वो दोनों देशों के लिए कंसर्न है, और यूरोप की सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी से भी लिंक्ड है। ऐसा ये डिस्कशन सारा चल रहा है। फिर यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि जीएसटी 2.0 में बेसिकली 2.0 में कौन कौन से आइटम कितने थे, कितने होने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉज करके पूरी टेबल देख सकते हैं, फर्स्ट पेज में भी डिस्कस किया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, गवर्नमेंट प्लान्स टू लिंक 11 लाख आंगनवाड़ीज विद स्कूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की हैं जिसमें कि आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं उनको प्राइमरी स्कूल्स के साथ जो है को लोकेट करना किया जाएगा। यानी आंगनवाड़ी सेंटर्स जो 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए है और स्कूल जो क्लास 1 के से है, एक ही कैंपस में या फिर नियर बाई कैंपस में होंगे, ताकि बच्चों का जो ट्रांजिशन है आंगनवाड़ी से प्राइमरी स्कूल में वो स्मूथ हो सके। और फॉर्मल स्कूलिंग में तो करंट सिचुएशन क्या है, आंगनवाड़ी सेंटर्स बेसिकली लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, और अभी तक 2.9 जो लाख स्कूल्स को कोलोकेट किया जा चुका है। मतलब अभी 11 लाख जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स बचे हुए हैं, स्कूल के साथ लिंक नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या थी पहले कि आंगनवाड़ी सेंटर्स और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको अलग अलग इंस्टीट्यूशन माना जाता था, और दोनों के बीच में कोई प्रॉपर सिनर्जी या कन्वर्जेंस जो है वो गाइडलाइंस नहीं थे। इसी वजह से प्री प्राइमरी से क्लास 1 के ट्रांजिशन बच्चों के लिए थोड़ा गैप क्रिएट करता था। और न्यू गाइडलाइन से क्या फ़ायदा होगा, बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है ये कंटिन्यू रहेगा बिना ब्रेक के, और जो करिकुलम है दोनों का वो अलाइनमेंट उनका होगा। और गवर्नमेंट ने 3 से 6 साल के लिए आदर्श शिला करिकुलम बनाया है, और जॉइंट प्लानिंग रहेगी कि आंगनवाड़ी स्टाफ और टीचर साथ में काम करेंगे, और लोकल लोग भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बच्चों का डेटा डुप्लिकेट ना हो, ये भी डेटा रिकंसाइल किया जा सकता है अगर दोनों को लोकेट हो गए तो। गवर्नमेंट सोच रही है बेसिकली कि जो है यूआईडीआई के साथ मिल के आधार प्लस सिविल रजिस्ट्रेशन उसको बचपन से ही लिंक कर दिया जाए। मतलब एक चाइल्ड को बर्थ से यूनिक आईडी जो है वो मिलेगी, जो पोषण ट्रैकर होगा क्या, बेसिकली बचपन से ही पूरी लाइफ का जो एजुकेशन है प्लस न्यूट्रिशन प्लस जो वेलफेयर रिकॉर्ड है वो ट्रैक हो सकेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली एक्सरसाइज ब्राइट स्टार के बारे में है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो कि कंडक्ट हो रही है कहाँ पे, इजिप्ट में, इजिप्ट के अलेक्जेंडेरिया पोर्ट पर। और हमारा जो है इंडिया का आईएनएस त्रिकंड जो है बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्सरसाइज में। तो ये एक्सरसाइज है क्या, ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री ड्रिल है, और ये इजिप्ट होस्ट करता है, और ये यूएस सेंट्रल कमांड के अंडर होती है। इसमें जो एयर, लैंड और नेवल फोर्सेस जो मिलकर ट्रेनिंग करते हैं,
एम होता है इंटरऑपरेबिलिटी जो है इम्प्रूव करना, रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करना, और जो हाइब्रिड थ्रेट्स है उनको टैकल करना। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इसमें? बेसिकली इंडिया, इजिप्ट और यूएस, और साथ में जो है बेसिकली कौन कौन रहता है? सऊदी अरेबिया, कतर, ग्रीस, सिप्रस और इटली। तो इस बार मिलिट इंडिया का ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन होगा, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब शामिल होंगे, और इंडिया, इजिप्ट और बाकी देशों के साथ डिफेंस और कल्चरल टाइज को डीपन करना इसका पर्पज़ है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो इजिप्ट में हो रहा है उसके बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, टॉप कोर्ट हैज़ चैम्पियन द राइट टू डिग्निटी थ्रू मल्टीपल जजमेंट्स, सेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवाई ने बेसिकली कहा है कि जो ह्यूमन डिग्निटी है वो ही कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली क्या है, सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ह्यूमन डिग्निटी। और इस डिग्निटी की वजह से पर्सनल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम टू चूज़ और जो फ्रैटर्निटी है, इन जैसी कोर वैल्यूज़ जुड़ती हैं डिग्निटी की वजह से। और सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है कि कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स के जरिए डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया है, चाहे वो वुमेन्स, प्रिजनर्स, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या माइनॉरिटीज, सबके लिए। कोर्ट्स ने दिखाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो कि नए सोसाइटल चैलेंजेस के हिसाब से अडाप्ट करता है, लेकिन अपने जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ से जुड़ा रहता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि उनकी खुद की लाइफ जो है जर्नी, टॉप जज बनने के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो विज़न है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनकी वजह से पॉसिबल हुई। अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना भी जो है एक फ्रीडम भी डिग्निटी का पार्ट है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, 120th फाउंडेशन डे था बेसिकली सिटी यूनियन बैंक का चेन्नई में। चीफ गेस्ट निर्मला सीतारमन जी थी, तो उन्होंने बेसिकली बोला कि प्राइवेट सेक्टर जो है नेशन बिल्डिंग के लिए क्रूशियल है, और जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनका एसेट क्वालिटी जो है इम्प्रूव हुआ है, NPA बेसिकली रिकॉर्ड लेवल लो गया है, और कैपिटल बफर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग रहा है। इसकी वजह से हाउस होल्ड, MSMEs और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्टेडी और अफोर्डेबल लोन मिल पाया, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हुआ। और फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंक्स को अपील की कि क्रेडिट को जो है बेसिकली लोन्स को एक्सपैंड करें, और MSMEs के लिए टाइमली फंडिंग दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने को बोला, और ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए कहा। इस इवेंट पे एक बुक भी रिलीज की गई, बैंक ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, कंसीलिंग अ जज डिसेंट इरोडिंग जुडिशरीज अथॉरिटी। तो ये आर्टिकल बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का क्राइसिस को लेके है। यहाँ पे बोलना है कि कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन के बारे में बोलना है कि क्या है ये, कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेमोक्रेसी है सिर्फ रिटन लॉस से नहीं टिकती, बल्कि एक कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन से चलती है। मतलब हर पब्लिक पावर का यूज़ जो है वो जस्टिफाई होना चाहिए और एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। और इंडियन कोर्ट्स ने अक्सर स्टेट्स से जो है अकाउंटेबिलिटी की मांगी है, पर जब कॉलेजियम सिस्टम की बात आती है, तो खुद डिसीजन की बात आती है, तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे वो बोलते हैं गायब रहती है। जैसे कि अभी क्या हुआ कि कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, 5 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उसमें, उन्होंने डिसाइड किया कि जस्टिस विपुल M पंचोली जी को एलिवेट किया जाए प्रमोशन के थ्रू। और इस बेंच में बेसिकली एक जो जज थे नागारथा, जज BV नागारथा, वो बेसिकली उन्होंने अपनी असहमति दिखाई, लेकिन बाकी जजेस ने एग्री किया कि पंचोली जी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। फिर भी कॉलेजियम ने जो उनका डिसेंट था, उनकी असहमति थी, उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया, और गवर्नमेंट ने तुरंत जो है इनका अपॉइंटमेंट नोटिफाई कर दिया। इसका मतलब है कि इवन अगर एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज अपोज करे, पब्लिक को रीज़न नहीं बताया जाता। और यानी आर्टिकल का मेन इशू है ट्रांसपेरेंसी की जो कमी है कॉलेजियम सिस्टम में। पब्लिक को पता भी ना चलता अगर ये मीडिया लीक नहीं करती, यानी पूरा सिस्टम बेसिकली ओपेक है और एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट दिखता है। तो कॉलेजियम सिस्टम का प्रॉब्लम क्या बोलते हैं कि कॉलेजियम एक जज मेड लॉ है। कॉलेजियम सिस्टम में एक जज मेड लॉ है जो जजेस ने खुद बनाया है। सेकंड जजेस केस 1993 और थर्ड जजेस केस 1998 से बना है, जिसमें कि 5 सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं
वो प्राइवेट में डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा। 2017 में रेजोल्यूशन पब्लिश होने लगे, पर वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी अनाउंसमेंट होते हैं। 2018 में थोड़ा डिटेल रीज़न दिए गए, पर वो भी बंद कर दिए गए, कहकर कि इससे कैंडिडेट्स की रेपुटेशन हर्ट हो सकती है। तो ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट देते हैं कुछ। ट्रांसपेरेंसी लाई गई तो बेसिकली कैंडिडेट्स की रेपुटेशन जो है वो डैमेज होगी, पॉलिटिकल जो प्रेशर है वो आ सकता है। लेकिन ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका जैसे डेमोक्रेसीज ओपनली इंटरव्यूज़ और रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, और इंडिया का जो कॉलेजियम सीक्रेसी में चलता है और डिसेंट सिर्फ लीक से ही बाहर आते हैं, किसी का मतभेद है तो डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में बोलते हैं कि जजेस जो आज अपॉइंट होते हैं वो सिविल लिबर्टीज़, एग्जीक्यूटिव पावर्स और यूनियन स्टेट रिलेशन जैसे बिग कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज ये बेसिकली डिसाइड करेंगे ये जजेस। और अगर बेसिकली पब्लिक को रीज़न नहीं मिलते तो इंस्टीट्यूशनल जो लेजिटिमेसी है वो बोलते हैं वीक हो जाती है, और कोर्ट्स दूसरे स्टेट ऑर्गन से अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करते हैं, पर खुद के लिए इम्यूनिटी मांगते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि जस्टिस नागारथा का जो डिसेंट है, मतभेद है, एक अपॉइंटमेंट को रोक नहीं पाया, लेकिन इशू के नाम से बड़ा है। तो क्या कोर्ट्स वही प्रिंसिपल अपने लिए भी फॉलो करेंगी जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए डिमांड करती हैं कि हर पब्लिक पावर को जस्टिफाइड होना चाहिए और रीज़न देना चाहिए प्रॉपर। तो डेमोक्रेसी और जुडिशरी का रोल इसमें बताते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी रूल नहीं है। डेमोक्रेसी एक सिटीजनशिप पार्टनरशिप है जो राइट्स प्रोटेक्ट करता है, और जजेस का रोल है राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और मेजॉरिटेरियन जो एक्सेस है या फिर ऑपरेशन है मेजॉरिटेरियंस का उसको रोकना। इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है। तो जुडिशरी की लेजिटिमेसी तभी बची रहेगी जब अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होगा। कॉलेजियम का कल्चर ऑफ कंसीलमेंट जो है, जो छुपाए जाने का कल्चर है, कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन की तरफ शिफ्ट होगा, और हर रिट्रीट डेमोक्रेसी के लिए की वैल्यूज़ को जो है वो वीक करता है। ये पूरा इस आर्टिकल का समरी है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे इंडियाज रीसेंट मैरीटाइम रिफॉर्म्स नीड कोर्स करेक्शन। तो ये बेसिकली इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 जो है उसके बारे में है, और जो नया मैरीटाइम कानून है। तो राज्यसभा ने इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 को पास किया है, और ये पुराना जो 1908 का पुराना पोर्ट्स एक्ट है उसको रिप्लेस करेगा। साथ ही गवर्नमेंट ने एक मैरीटाइम लीगल पैकेज लाया है जिसमें कि कैरेज ऑफ गुड्स सी बिल 2025, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025 और इंडियन पोर्ट्स बिल जो है 2025 का प्रपोजल है। और इन सब का बेसिकली मकसद है कि जो मैरीटाइम गवर्नेंस उसको मॉडर्न बनाना और ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ जो है अलाइन करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, ये तीनों इसके मकसद हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं कि जो पुराना और फ्रेगमेंटेड लॉ था उसको रिप्लेस करेगा। पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड बढ़ाने का चांस है। सस्टेनेबिलिटी और रेगुलरिटी क्लियरिटी के लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है। तो इन बिल्स के कुछ क्रिटिसिज्म बताए जा रहे हैं, जैसे कि जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंटल काउंसिल है, जिसको बेसिकली पोर्ट मिनिस्टर ही, सेंटर के पोर्ट मिनिस्टर हेड करते हैं, वो स्टेट्स को बेसिकली डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो स्टेट्स अपने पोर्ट्स के प्लान जो है वो सेंटर के बिना वो अपने प्लान्स डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बजाय फेडरल सबऑर्डिनेशन जो है वो लग रहा है। और सेकंड जो है, जो सिविल कोर्ट्स हैं वो बेसिकली पोर्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स वो नहीं सुन पाएंगे, उनको एक्सक्लूड किया गया है। सिर्फ इंटरनल डिस्प्यूट कमेटी जो अथॉरिटीज़ बनाएंगी वही डिसाइड करेंगे। तो इससे जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसके फेयरनेस पर जो है वो सवाल उठते हैं। तो थर्ड जो क्रिटिसिज्म बताते हैं कि मर्चेंट शिपिंग्स एक्ट का लूप होल क्या है, कि पहले जो है 100% जो इंडियन ओन्ड शिप होना ज़रूरी था, और अब पार्टली क्या है कि इंडियन ओनरशिप अलाउ है, और फॉरेन एंटिटीज़ और जो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं उनका भी पार्टिसिपेशन अलाउड है। और ये रिस्क इससे ये है कि इंडियन फ्लैग्स अंडर हो, पर कंट्रोल जो है फॉरेन हाथ में हो सकता है। और जो फोर्थ बताते हैं कि कोस्टल शिपिंग्स एक्ट
कि सिर्फ इंडियन फ्लैग्ड शिप्स जो है वो डोमेस्टिक कोस्टल जो ट्रेड होता है उसमें अलाउ करेंगे, इंडियन फ्लैग्ड शिप सिर्फ। और जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग है उसको डिस्क्रिशन दिया गया है कि जो फॉरेन शिप्स हैं उनको लाइसेंस दे सकेगा वेग ग्राउंड्स पे, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक प्लान्स के जैसे वेग ग्राउंड्स पर भी उसको लाइसेंस दे सकेगा। तो इससे स्मॉल जो ऑपरेटर्स हैं, फिशरमैन्स और जो लोकल ट्रेडर्स हैं उन पर कंप्लायंस बर्डन ज़्यादा पड़ेगा। तो बोलते हैं कि मैरीटाइम रिफॉर्म ज़रूरी थे, लेकिन जो फेडरल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि स्टेट्स को जो है खुद सेंटर के बिना प्लान्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और ओनरशिप और जो लाइसेंसिंग रूल्स जो है वो क्लियर नहीं है, और इन जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो भी वीकन होती दिख रही है। स्मॉल प्लेयर्स के लिए कंप्लायंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो रिफॉर्म्स होना चाहिए, पर करंट फॉर्म में जो है रिस्क है कि ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स को बेनिफिट करेगा और स्टेट्स की ऑटोनॉमी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को वीक करेगा। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है बेसिकली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, शुड रिजर्वेशंस एक्सीड 50% कैप। तो बिहार के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तेजस्वी यादव, उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर उनकी पार्टी पावर में आ गई तो जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली 85% तक बढ़ाया जाएगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन पर नोटिस दिया है जिसमें डिमांड है कि बेसिकली एससी और एसटी रिजर्वेशंस इसमें भी क्रीमी लेयर, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर होती है वैसे ही अप्लाई हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 बेसिकली ये इक्वालिटी गारंटी करता है, लेकिन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, ओबीसीज़ के लिए, एससीज़ के लिए, एसटीज़ के लिए प्रोविजंस रिजर्वेशन अलाउ करते हैं। और करंट सेंट्रल लेवल रिजर्वेशन जो है कि ओबीसीज़ को 27% रिजर्वेशन मिलता है, एससीज़ को 15%, एसटीज़ को 7.5%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% मिलता है रिजर्वेशन। तो जो कि टोटल रिजर्वेशन, ये टोटल पहुंच जाता है 59.5% रिजर्वेशन पहुंच जाता है। में कुछ जजमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि बालाजी बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962। इसमें बोला गया है कि जो है रीजनेबल लिमिट में रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी 50% का सीलिंग होना चाहिए। और फिर इंदिरा सोहनी केस में बेसिकली जो कि 1992 का है, इसमें बोला गया कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो वैलिड है। और जो क्रीमी लेयर है उसको क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन इंट्रोड्यूस किया गया ओबीसीज के लिए। 50% जो सीलिंग है उसको रीअफर्म किया गया एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केसेस के लिए। और फिर उसके बाद में जनित अभियान करके एक केस था 2022 का, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन जो है वो वैलिड माना, क्योंकि ये अलग कैटेगरी है, 50% सीलिंग बैकवर्ड क्लासेस पर अप्लाई होती है, ऐसा बोला। और देविंदर सिंह 2024 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए क्रीमी लेयर एक्सक्लूड करने के लिए एससी एसटीज में, पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं प्रो रिजर्वेशन और अगेंस्ट अनलिमिटेड रिजर्वेशन में। तो यहाँ पे बताते हैं कि अंबेडकर जी ने कहा था कि बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है, और डिमांड है कि 50% कैप तोड़कर बैकवर्ड पॉपुलेशन जो है उसको प्रोपोर्शन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए। कास्ट सेंसस की डिमांड स्ट्रांग है ताकि रियल टाइम डेटा जो है मिल सके और रिजर्वेशन उसी के हिसाब से लिया जा सके। अगेंस्ट रिजर्वेशन क्या है आर्गुमेंट्स की, 40 से 50% सीट्स जो है वो ओबीसी एससी एसटी और सेंटर में अभी भी अनफिल्ड रहती हैं, और ये अनफिल्ड रह जाती हैं 40 से 50% जो सीट्स हैं। रोहिणी कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से 97% रिजर्व जॉब सिर्फ 25% ओबीसी कास्ट को ही मिलती है, और 1000 ओबीसी कम्युनिटीज़ को जो है, लगभग 1000 जो ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं उनको ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है। और तो एससी एसटी में क्रीमी लेयर सिस्टम नहीं है, इसी वजह से बेनिफिट्स मोस्टली अपर लेयर को जो है बोलते हैं मिलते हैं। अगर क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करेंगे तो बैकलॉग जो वैकेंसीज़ हैं और भी बढ़ सकती हैं, ऐसा बोलते हैं। और इश्यूज़ क्या हैं डिबेट में कि फॉर्मल इक्वालिटी, यानी सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, 50% सीलिंग के लॉजिक लोग ये बोलते हैं, और कुछ लोग सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करते हैं कि हिस्टोरिकली जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं उनको बेसिकली अपलिफ्ट करने के लिए एक्स्ट्रा अफर्मेटिव एक्शंस रिजर्वेशन ज़्यादा 50% से ज़्यादा का आर्ग्यूमेंट वो देते हैं।
फिर इसमें आगे की बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड बताते हैं कि रिजर्वेशन कैप जो डिबेट है 85% तक ले जाना फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ हो सकता है, और कास्ट सेंसस 2027 एम्पेरिकल डेटा के बेसिस पर रिजर्वेशन लेवल फिक्स करना। ये बेसिकली डेटा जो आएगा 2027 का, इसमें एम्पेरिकल डेटा आ ही जाएगा, है ना। तो इसमें इसके बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। सब कैटेगराइजेशन की बात करते हैं कि ओबीसी और एससी एसटी के अंदर सब ग्रुप्स बनाकर इंश्योर करना कि जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड उसको प्रायोरिटी मिले। और 2 टियर सिस्टम जो है बोलते हैं कि एससी एसटीज़ के अंदर पहले ज़्यादा डिप्राइव्ड ग्रुप्स को दिया जाए रिजर्वेशन, बाद में रिलेटिवली बेटर ऑफ ग्रुप्स को। फिर उसके बाद स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड हैं और रिजर्वेशंस अलोन यूथ के एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं करेंगे, तो स्किल डेवलपमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारे वे फॉरवर्ड में हम लोग बोल सकते हैं। फिर यहाँ जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड, ये बेसिकली 1 अक्टूबर से इफेक्ट में आएगा। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि दोनों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बेसिकली कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। इसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ये आते हैं चारों कंट्रीज़। और पहली बार इंडिया ने जो इस ट्रेड एग्रीमेंट में लीगली बाइंडिंग प्रोविजंस ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके किए हैं, जो कि स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का लिंक विद डेवलप्ड यूरोपियन इकोनॉमीज़ के साथ, और कमिट करेगा दोनों कंट्रीज़ को सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे कैबिनेट अप्रूव्स 1500 करोड़ स्कीम्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग। क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग के लिए स्कीम लाई गई है। तो इसमें है क्या, बेसिकली ये इंसेंटिव अप्रूव किया गया 1500 करोड़ का, जिसमें इंडिया अपने क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग कैपेसिटी को डेवलप करेगा। और वो मिनरल्स जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, लिथियम हो गया, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इन सबको। और सोर्स कहाँ से मिलेगा, ये मिनरल बेसिकली जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं से रिसाइकल किए जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकाले जाएंगे। लिथियम आयन बैटरीज जो हैं, लिथियम आयन बैटरीज एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स जो जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई, उनके कैटालिटिक जो कन्वर्टर्स होते हैं उनसे लिया जाएगा। और इस स्कीम का नाम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस जो है, ये उसका हिस्सा है। और जो इंडिया के डोमेस्टिक कैपेसिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाने के लिए है। और इसका टेन्योर बेसिकली 2025-26 से लेके 2030-31 तक रहेगा। और तो इसमें स्पेशल प्रोविजंस क्या है, इस स्कीम से इंडिया अपनी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम करेगा, और ई वेस्ट रिसाइकल होगा, और क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम जो है वो उसको बूस्ट मिलेगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे इंसेसेंट रेन्स, एक्सट्रीम कोल्ड रेन हैवॉक्स ऑन कॉफ़ी हार्टलैंड। तो कर्नाटका जो चिकमंगलुरु या कुर्ग हो गया या हसन डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा लगातार हैवी रेन्स जो है हो रही हैं, और एक्सट्रीम कोल्ड और सनलाइट की जो है कमी चल रही है। तो इस वजह से कॉफ़ी प्लांटेशंस काफ़ी डैमेज हो गई हैं। तो इससे प्रोडक्शन लगभग 20 से 30% तक गिरने का एस्टिमेट है। और जो कंटिन्यूस रेन की वजह से फंगल डिजीज़ अनकंट्रोलेबल हो गए हैं, जैसे ब्लैक रॉट हो गया, लीफ रॉट हो गया, फ्रूट रॉट हो गया, बेरी ड्रॉप, स्टॉक रॉट, ये सारी चीज़ें। और जो वैरायटीज़ हैं, अरेबिका वैरायटी और रोबस्टा वैरायटी, दोनों ही अफेक्टेड हैं। ग्रोवर्स जो है फंगिसाइड स्प्रे ही नहीं कर पाए नॉन स्टॉप बारिश के कारण, कि इंडिया के एक्सपोर्ट और कॉफ़ी मार्केट को भी अफेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे सेमीकॉन इंडिया मिशन जो है अपना इंडिया का, जिसमें एक इंडिया को मेजर कंडक्टर हब बनाने की बात हो रही है, उसके तहत आरआईपी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसका एक प्लांट मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा मार्च 2026 से। और ये कहाँ लग रहा है, बेसिकली प्लांट उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कोई भी सजेशन है तो वो भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।